क्रांतिकारी सलाम आप सभी साथियों को। मेरा नाम क्रांति है और आप देख रहे हैं विजडम डीएलएड क्लासेस। आज की जो क्लास है आपकी वो अंग्रेजी विषय यानी इंग्लिश विषय की आपकी क्लास 5 है, जिसके अंतर्गत हम कवर करेंगे आज आपका बायलिंगुअल मेथड। क्या कवर करेंगे? बायलिंगुअल मेथड। ठीक। इससे पहले मैं आपकी 4 क्लास करा चुका हूँ, जिसमें हम आपका जो है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, आपका अप्रोच हो गया और बेसिक इंट्रोडक्शन और डायरेक्ट मेथड, ये हम 4 टॉपिक कवर कर चुके हैं। ठीक है, आज आपका 5वां टॉपिक चलेगा जिसका नाम है बायलिंगुअल मेथड। अगेन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जो मैंने कवर आपका करा दिया है वो मैंने करा दिया है आपका ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड बता दिया। आज आपका चलेगा बायलिंगुअल मेथड। और आपकी जो आगामी वीडियो होगी, कोशिश करेंगे कि हम एक वीडियो में आपका डॉक्टर वैष्णव मेथड और ऑडियो लिंगुअल मेथड और लैंग्वेज गेम एक ही वीडियो में कवर कर लें। ठीक। आज हम आपकी जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम ये जानेंगे कि बायलिंगुअल मेथड की नीड हमें क्यों पड़ी। जब हमने ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड बना लिया था, डायरेक्ट मेथड भी बना लिया था, उसके बाद हमें ये बायलिंगुअल मेथड की खोज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों नीड पड़ी बायलिंगुअल मेथड की। ठीक है, आइए समझते हैं बायलिंगुअल मेथड की नीड क्यों पड़ी। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, ये आपका डायरेक्ट मेथड। ठीक है, ये आपका ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। अब देखिए, ये इन दोनों की मतलब, इसमें हम आपका मदर टंग का प्रयोग कर रहे हैं, इसमें हम आपका जो टारगेट लैंग्वेज है उसका प्रयोग कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में से एक रास्ता निकाला, उस से हमने अपना ये जो है आपका ये बायलिंगुअल मेथड जो है हमने वो ड्राइव किया या बनाया है। ठीक है, तो हमने इसका एक जो नाम जो कहलाता है वो, इसलिए इसका मिडवे मेथड भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको? ये आपका बायलिंगुअल मेथड बना। ठीक है, इन दोनों की सहायता से। ठीक है, ये आपको समझ में आया? पहले हम आपका हल्का सा एक रिवीजन मारेंगे कि हम इसमें क्या क्या करते थे। ठीक, पहले तो आपका इसमें आपका जो स्ट्रेस है, इम्फेसिस है या इंसिस्ट है, वो हम किस पे करते थे? आपका ये स्ट्रेस हो गया, हम इंसिस्ट किस चीज़ पे करता था, ये इम्फेसाइज किस चीज़ पे करता था, ये बताइए मुझे। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये आपको मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, यहाँ पे बताइए, जल्दी बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए, नीचे आ जाइए कमेंट सेक्शन में और बताइए मुझे। ये इंसिस्ट, ये आपका डायरेक्ट मेथड किस चीज़ को इंसिस्ट करता था, ये आपका किस चीज़ को एम्फेसाइज करता था, बताइए। देखिए, ये आपका जो स्ट्रेस और स्ट्रेस करता था, आपका इंसिस्ट करता था, एम्फेसाइज करता था, इन तीनों का एक ही मतलब है, वो आपका करता था मदर टंग पे। ठीक है, मदर टंग पे जोर देता था ये। ठीक, ये किस पे देता था? ये आपका देता था टारगेट लैंग्वेज पे। ठीक है, आपका जो टारगेट लैंग्वेज है उस पे देता था। ठीक, आगे समझ में? अब इसके बाद में मैंने आपको उदाहरण देके समझाया था कि यूपी बोर्ड में जो आपको इंग्लिश पढ़ाई जाती है वो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड से पढ़ाई जाती है, और उसके बाद में ये जो डायरेक्ट मेथड है ये आपके सीबीएसई मेथड में ये फॉलो होता है। इसमें इंग्लिश टू इंग्लिश में ही आपको इंग्लिश सिखाई जाएगी। ठीक है, और ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में आपको पहले अर्थ बताया जाएगा, फिर उसके बाद में रूल्स बताए जाएंगे, उसके बाद आपको इंग्लिश सिखाई जाएगी। ठीक, और इसके बाद में और क्या था, इसमें हम किस चीज़, इसमें हम मतलब किस टाइप का मेथड प्रयोग करते थे? जो आपका मेथड इसमें यूज़ होता था वो आपका यूज़ होता था डिडक्टिव। ठीक है, ये हल्का सा रिवीजन करा रहा हूँ, अभी आपका बायलिंगुअल मेथड कराएंगे, क्योंकि बायलिंगुअल मेथड का जन्म जो है वो इन दोनों मेथड से ही हुआ है, इसलिए आपको एक बार हल्का सा रिवीजन करा रहा हूँ, जिससे आपके दिमाग में अच्छे से एक इमेज क्लियर हो जाएगी बायलिंगुअल मेथड कैसे फॉर्म हुआ। ठीक, इसमें हम आपका इंडक्टिव मेथड का यूज़ करते थे, इंडक्टिव अप्रोच। अब ये आप ये बताइए, डिडक्टिव और इंडक्टिव के बारे में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने आपको? डिडक्टिव में क्या करते थे? डिडक्टिव में आपको पहले रूल समझाते थे। आपका यूपी बोर्ड का जो टीचर था वो आपको क्या कराता था? पहले आपको रूल्स पढ़ाता था कि वर्ब के साथ में आईएनजी लगनी चाहिए, कि जो आपको पूरा बताता था कि इसमें वर्ब के साथ आईएनजी होने चाहिए, और ये आपके साथ में ये नाउन के साथ नाउन, प्रोनाउन और इन सब के रूल्स बताता था, उसके बाद आपको पूरा ये समझाता था। तो बेसिकली ये हमारा जो है रूल टू एग्जाम्पल वर्क करता था। और ये मैंने इंडक्टिव में कैसे बताया था आपको? इंडक्टिव में सॉरी डायरेक्ट मेथड में आपको मैंने क्या बताया था कि आपका जो टीचर है, अगर आपको उसको सेब पढ़ाना है तो वो हिंदी में नहीं पढ़ाएगा, वो सेब मार्केट से खरीद के लेके आएगा या फिर उसका चार्ट लेके आएगा, और उसके बाद आपको बताएगा दिस पिक्चर इज शोन इन द चार्ट इज कॉल्ड एप्पल। ठीक, और अगर वो अपना सेब लेके आया है तो कह रहे द ऑब्जेक्ट या द फ्रूट विच इज़ इन माई हैंड इट इज़ नोन एज एप्पल, ऐसे करके वो बताएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करता है, वो पहले एग्जाम्पल बताता है आपको,
एग्जाम्पल टू रूल की तरफ जाता है, ये आपका इंडक्टिव मेथड कहलाता है। ठीक, आगमन और निगमन विधि जिसके बारे में मैंने आपको हिंदी में पढ़ाया था वो इन दोनों के बारे में थी। ठीक, आपको समझ में आ गया? आपको मैंने डिटेल में आपको ये बता दिया था। उसके बाद में आपका और क्या चीज़ रह गई थी, हमने जो आपकी पढ़ाई थी। ठीक, इंडक्टिव मेथड आपका हो गया, रूल हो गया, एग्जाम्पल हो गया, ये बेसिक बेसिक मैंने आपको बता दिया। अब देखिए ये बाइलिंगुअल मेथड की नीड क्यों पड़ी। अब बाइलिंगुअल मेथड की नीड क्यों पड़ी, क्योंकि हम इसमें आपका जो है किस पे फोकस कर रहे थे, आपका ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में हम आपका रीडिंग और राइटिंग पे फोकस कर रहे थे, रीडिंग और राइटिंग पे फोकस कर रहे थे। ठीक है, स्पीकिंग पे फोकस नहीं कर रहे थे। और इसमें हम किस पे कर रहे थे, इसमें हम आपका जो फोकस कर रहे थे, इस पे हम फोकस कर रहे थे आपका स्पीकिंग पे। ठीक है, लेकिन इसमें आपका क्या है, बाइलिंगुअल मेथड में ये सारी चीज़ें कवर हो रही थी, रीडिंग पे भी फोकस हो रहा था, स्पीकिंग पे भी फोकस हो रहा था, और जो चारों जो हैं सुनना बोलना पढ़ना लिखना, इन सब पे बाइलिंगुअल मेथड जो है फोकस करता था। इसलिए बाइलिंगुअल मेथड की नीड हमें पड़ी। ठीक है, आगे समझ में सभी को? बहुत आराम से और बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा सभी को। अब एक इसमें से बाइलिंगुअल मेथड से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि बाइलिंगुअल मेथड जो है किसने डेवलप किया या बनाया। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा CJ डॉटसन। क्या CJ डॉटसन ने आपका ये बाइलिंगुअल मेथड बनाया था। ठीक, इसको ऑफ वॉल्स भी कभी कभार ऐसे करके दे दिया जाता है। ठीक है, कब बनाया था, ये आपका बनाया था 1600 के आसपास। ठीक है, ये आपका बनाया था। आपको बेसिक बेसिक समझ क्लियर हो रही है। अब एक क्वेश्चन जो जनरली पूछा जाता है वो भी मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, नहीं तो फिर आपको हल्का, मैं आपको ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में भी बता चुका हूँ, डायरेक्ट मेथड में भी बता चुका हूँ। आपका यूनिट से कभी कोई क्वेश्चन बन जाता है, यूनिट ऑफ टीचिंग। ठीक है, यूनिट ऑफ टीचिंग। राइटिंग मेरा थोड़ा मैनेज है, आप कर लीजिएगा, मैंने आगे PPT का यूज़ किया हुआ है, आपको उसमें कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, आपका ये जो आपका ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है, इसमें यूनिट किस यूनिट का प्रयोग किया जाता था, डायरेक्ट में किसका प्रयोग किया जाता है, और आपका ये जो आपका मिडवे मेथड है यानी बाइलिंगुअल मेथड है, इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं ये बताइए। मैंने आपको बताया था कि इसमें हम वर्ड्स पे फोकस करते हैं। ठीक है, ये जो यूनिट होगी वो आपकी वर्ड्स होगी। इसमें डायरेक्ट मेथड में हम सेंटेंस पे फोकस करते हैं, तो आपका सेंटेंस हो गया। इसमें भी हम बाइलिंगुअल मेथड में भी हम सेंटेंस आपकी यूनिट होगी। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, ये सेंटेंस हो गया, ये आपका वर्ड्स हो गया। ठीक, आपको क्लियर हो गया। और मैंने आपको बता दिया कि ये जो है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड रीडिंग और राइटिंग पे फोकस करता है, और किस चीज़ को निगलेक्ट कर देता है, ये निगलेक्ट कर देता है लिसनिंग को और स्पीकिंग को। लिसनिंग और स्पीकिंग को नेगलेक्ट कर देता था। ये क्या करता था, ये राइटिंग को नेगलेक्ट कर देता था और रीडिंग को नेगलेक्ट कर देता था। ठीक, ये स्पीकिंग पे फोकस करता था। ठीक है, और CJ डॉटसन मेथड जो है यानी बाइलिंगुअल मेथड है, ये इन तीनों पे फोकस करता है। ठीक, मैंने आपको मोटा मोटा पूरा एक्सप्लेन कर दिया तीनों कॉन्सेप्ट को। अब हम बाइलिंगुअल मेथड को डिटेल में पढ़ते हैं, इसकी मेरिट डिमेरिट, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं और क्या होता है ये बाइलिंगुअल मेथड, ये मैं आपको अब डिटेल में पढ़ाऊंगा। मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया कि जो आपका GTM मेथड है, आपका डायरेक्ट मेथड है, क्या होता है इसमें। इन दोनों की वजह से ये मिडवे मेथड फॉर्म हुआ जिसको हम बाइलिंगुअल मेथड करते हैं। इसको डिस्कवर किसने किया, CJ डॉटसन ने कहा, 1600 में डिस्कवर किया था। इसकी यूनिट क्या है, सेंटेंस है। ठीक, और जो डायरेक्ट मेथड में है उसमें हम एग्जाम्पल टू रूल जाते हैं। डिडक्टिव मेथड में, इसमें GTM मेथड में हम रूल टू एग्जाम्पल जाते हैं। इसमें हम पढ़ने और लिखने पर फोकस करते थे, इसमें हम सुनने और बोलने पर फोकस करते थे। और बाइलिंगुअल मेथड क्या है, ये इन तीनों पे फोकस करता है, चारों पे फोकस करता है। ठीक, समझ में आ गया। चलिए बिना किसी देरी के अब हम पढ़ते हैं, आपका एक्चुअल उस पर PPT से पढ़ते हैं। देखिए मैंने क्या बताया था आपको, द मेथड वाज डेवलप्ड बाय CJ डॉटसन इन 1960। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, मैंने 1600 बोला है। ठीक, यहाँ पे आप कर लीजिएगा अपना, ये जो आपका आएगा यहाँ पे आएगा आपका 1960। ठीक है, आइए देखिए, आइए CJ डॉटसन ने 1960 में आपका डिस्कवर किया था। यूनिट मैंने आपको बताई सेंटेंस होती है। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, बाइलिंगुअल मेथड की डेफिनेशन क्या है। देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, द बाइलिंगुअल मेथड इज अ लैंग्वेज लर्निंग मेथड वेयर द स्टूडेंट्स मदर टंग एंड टारगेट लैंग्वेज आर यूज टुगेदर। ठीक, अब तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। द बाइलिंगुअल मेथड इज अ लैंग्वेज लर्निंग मेथड। ठीक, क्या बाइलिंगुअल मेथड क्या है, वो एक लैंग्वेज को सीखने का मेथड है। वेयर द स्टूडेंट, जहाँ पर द स्टूडेंट मदर टंग, जहाँ पर स्टूडेंट की मदर टंग और जो टारगेट लैंग्वेज या आपकी जो आपको लैंग्वेज सीखनी है वो आर यूज्ड, इन दोनों का
आपस में यूज़ करके हम उसको लैंग्वेज सिखाते हैं, जो टारगेट लैंग्वेज है उसको सिखाते हैं। इन दिस मेथड टीचर्स एंड स्टूडेंट यूज देयर नेटिव लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज यानी आपकी मूल भाषा का प्रयोग करके टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझाना है टीचर को तो वो आपकी पहले भाषा में आपको समझाएगा, पर लिखाएगा वो आपको अंग्रेजी में ही, ठीक। कॉन्सेप्ट इन द टारगेट लैंग्वेज एंड द कंपैरिजन आर ऑफ्टन मेड बिटवीन द टू लैंग्वेज, और जो कंपैरिजन है वो इन दोनों के बीच में, आपका जो नेटिव लैंग्वेज है और आपकी जो टारगेट लैंग्वेज है उन दोनों के बीच में कंपैरिजन फॉर्म होता है। इसी प्रोसेस को हमने बाइलिंगुअल मेथड कहा है, ठीक। और यहाँ पर नोट यानी ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मदर टंग का प्रयोग होता है वो बच्चा नहीं करता है, वो टीचर करता है, ठीक। द मदर टंग इज यूज्ड ओनली बाय द टीचर नॉट बाय द स्टूडेंट। जब आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं तो मदर टंग का प्रयोग जो है बच्चा नहीं करेगा, आपको बच्चे को उसकी मदर टंग में खाली समझाना है, उसको तो खाली आपको इंग्लिश का ही यूज़ करना है, ठीक। समझ में आ रहा है कि बाइलिंगुअल मेथड कैसे काम करता है। बाइलिंगुअल मेथड जैसे अगर आप क्लासरूम में हैं, क्लासरूम में अगर आपको कोई भी चीज़ समझानी है, फॉर एग्जांपल आपको कार के बारे में समझाना है, तो कार के बारे में आप जो है उनकी नेटिव लैंग्वेज में समझाएंगे कि आपके जो फादर साहब हैं या आपके जो रोड पर चलती हैं वो आपकी कार है, आप हिंदी में आपको डिटेल में समझाया, फिर उसके बाद में उसको इंग्लिश में समझाएंगे कि द कार इज़ ड्रिवन ऑन द रोड। आपको लिखवाना उनको इंग्लिश में ही, लेकिन समझाएंगे आप उनको उनकी मातृभाषा में, ठीक। समझ में आ गया। मैंने हिंदी का प्रयोग हमेशा से करता आया हूँ, आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। मैं आपको एक बार रीड करके बता देता हूँ। द्विभाषी पद्धति एक भाषा सीखने की पद्धति है जहाँ छात्र की मातृभाषा और लक्ष्य भाषा का एक साथ उपयोग किया जाता है। इस पद्धति में शिक्षक और छात्र लक्ष्य भाषा में अवधारणाओं को समझाने के लिए अपनी मूल भाषा का उपयोग करते हैं और अक्सर दोनों भाषाओं के बीच तुलना की जाती है, ठीक। वही जो मैंने समझाया है उसको थोड़ी सी हिंदी लैंग्वेज में लिख दिया है, ठीक है। चलिए आपका देखिए जो बाइलिंगुअल मेथड है उसमें 3P का यूज़ होता है, ठीक। ये कभी कभी पूछ लेता है आपसे 3P जो है उनके बारे में क्या क्या है। देखो, प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस और प्रोडक्शन, ठीक है। क्या है? प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस और प्रोडक्शन। आप देखो क्या लिखा हुआ है, इट मेक द यूज ऑफ ट्रेडिशनल 3Ps, जिसमें पहला प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोडक्शन। फर्स्ट यू प्रेजेंट मटेरियल, मतलब एज अ टीचर आप अपना जो भी मटेरियल लेके आए हैं पढ़ाने के लिए वो आप पढ़ाएंगे, ठीक। देन ऑल प्रैक्टिस टुगेदर, और उसके बाद में आप और आपके जितने भी बच्चे क्लासरूम में प्रेजेंट है वो सभी करेंगे प्रैक्टिस। एंड स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस समथिंग विद देयर न्यू नॉलेज, जो आपने उनको नई नॉलेज सिखाई है फिर उनसे उम्मीद करी जाएगी बच्चों से कि वो उन नॉलेज का प्रयोग करके कुछ बताएं आपको। ये आपका 3P का फॉर्मूला है या रूल है। क्या? प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस, प्रोडक्शन। मतलब आपने बच्चों को पढ़ाया प्रेजेंटेशन, आपने बच्चों के साथ में उनको किताबों के साथ में दोहराया, प्रैक्टिस कराई, वो आपका प्रैक्टिस। उसके बाद बच्चों से उम्मीद करी, जो आपने पढ़ाया वो आपने उनसे पूछा या बताया बच्चों ने, वो आपका कहलाया प्रोडक्शन। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा क्या कह रहे हैं, ठीक। यह पारंपरिक 3P का उपयोग करता है, प्रस्तुति, अभ्यास, उत्पादन। सबसे पहले आप सामग्री प्रस्तुत करते हैं, वही फिर आप सभी एक साथ अभ्यास करें और छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि अपने नए ज्ञान से वे कुछ ना कुछ तैयार करें, ठीक। समझ में आ गया। वही चीज़ है जो मैंने आपको अभी अंग्रेजी में ऊपर बताई है, ठीक। की पॉइंट्स ऑफ बाइलिंगुअल मेथड, ये मैंने आपको बता दिया। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो बाइलिंगुअल मेथड में हमें पता होने चाहिए। जैसे अगर एग्जाम में आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है, अगर आप फिर भी ये की पॉइंट्स लिख के आ गए तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। पहला क्या कि यूज्ड बाय ओनली टीचर्स नॉट बाय स्टूडेंट। ये जो बाइलिंगुअल मेथड है ये आपको बच्चे जो हैं उनका प्रयोग नहीं करते हैं, वो टीचर्स के लिए बना हुआ है ये बाइलिंगुअल मेथड, ठीक है। बाइलिंगुअल मेथड में क्या है, आपका सिखाना तो आपको डायरेक्ट लैंग्वेज के डायरेक्ट मेथड के थ्रू है, लेकिन आपका सहयोग लेना है आपकी मातृभाषा का, ठीक है। ये पहला पॉइंट आपका कह रहा है। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नॉट बी डन, जैसे आपका जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में हम आपका वर्ड उसकी यूनिट थी जिसमें हम शब्द बाई शब्द उनका मीनिंग बताते थे, उसमें इसमें नहीं करना है, ट्रांसलेशन नहीं करना है आपको, खाली आपको अर्थ समझाना है और आगे बढ़ना है, ठीक। मदर टंग इज यूज टू क्लियर मीनिंग, आपको मदर टंग का प्रयोग करना है, कोई डिफिकल्ट शब्द आता है उसको समझाने के लिए, ठीक है। मैंने आपको इससे पहले भी एग्जांपल दिया था, मैंने कहा अगर इथोपिया शब्द आ गया, जैसे जिंजर आ गया, हल्दी के लिए टर्मरिक यूज़ बोलते हैं, तो बच्चों को नहीं पता होगा, तो टर्मरिक के लिए आप बोल देंगे कि हल्दी होता है, अब बता देंगे जिंजर को अदरक बोलते हैं। इस टाइप की चीज़ों का आप उनकी मातृभाषा में प्रयोग करके उनको आसान से बता के आगे आपको बाकी सारी चीज़ें इंग्लिश में ही आपको कम्युनिकेट करनी है, ठीक। ये आपका 3 पॉइंट हो गए। चौथा आपका की पॉइंट क्या है, रूल ऑफ ग्रामर आर नॉट टॉट सेपरेटली। क्या? वही थोड़ी देर पहले जो पॉइंट बताया उसी को यहाँ पे एक और घुमा के लिख दिया बेसिकली, कि ग्रामर जो है वो सेपरेटली नहीं पढ़ाई जाती है,
वो आपकी लैंग्वेज में ही कंसीडर करके आपको पढ़ाया जाता है। पी 3 P's आर यूज इन दिस मेथड आपको, ठीक है, मैंने बता दिया यहाँ पे 3 P's आर यूज इन दिस मेथड। कौन सा? प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस और प्रोडक्शन। वही मैंने यहाँ पे हिंदी में आपका डिटेल में समझा दिया है। जैसे किसी बच्चे को इंग्लिश पढ़ने में या समझने में दिक्कत आती है, इसलिए मैं हिंदी का भी प्रयोग करता हूँ कि बच्चे हिंदी में भी समझ लें। क्या? केवल शिक्षक द्वारा उपयोग किया जाता है, छात्रों द्वारा नहीं। किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रामर कम ट्रांसलेशन, सॉरी उसकी ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड नहीं, ये अपना ये जो मेथड अभी मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, कौन सा मेथड पढ़ा रहा हूँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बाइलिंगुअल मेथड। ठीक, तो बाइलिंगुअल मेथड का प्रयोग जो है टीचर करता है, बच्चा नहीं करता। ये पहला पॉइंट कर रहा था। शब्द अनुवाद नहीं होता है इसमें, मातृभाषा का प्रयोग होता है सिर्फ कठिन शब्दों का प्रयोग करने के लिए। कठिन शब्द होते हैं उनको अर्थ स्पष्ट करने के लिए मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। व्याकरण के नियम जो है अलग अलग नहीं पढ़ाए जाते हैं, उसी लैंग्वेज के साथ ही इंक्लूड कर लिए जाते हैं। और 3 P का उपयोग किया जाता है इस विधि में, वह यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, आप अलग से लिख लीजिएगा। ठीक है, प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस और प्रोडक्शन। ठीक, चलिए अब समझते हैं आपकी मेरिट और एडवांटेज ऑफ बाइलिंगुअल मेथड। मेरिट और एडवांटेज एक ही अर्थ है, मैं इसलिए आपको इससे पहले भी जितनी क्लासेस कराई हैं उसमें मैंने मेरिट और एडवांटेज दोनों साथ में लिया है। कभी कभार क्या होता है एग्जाम में आपने एडवांटेज पढ़े होते हैं, कभी कभार जो बच्चे आपके यूपी बोर्ड से हैं या फिर जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है उन बच्चों को नहीं पता होता कि मेरिट का मतलब भी एडवांटेज होता है, तो वो बच्चे क्वेश्चन छोड़ आते हैं, गलत कराते हैं। इसलिए मैं दोनों नाम जो है वो साथ लेके चलता हूँ कि बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो, एग्जाम टाइम में है तो वो अपना पूरा नंबर गेन करें। ठीक, पहला पॉइंट क्या कह रहा है आपका? मेरिट क्या है? द बाइलिंगुअल मेथड प्रमोट बोथ फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी। ठीक, फ्लुएंसी मतलब किस पे फोकस करता है? स्पीकिंग पे। मैंने आपको थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में समझाया कि ये स्पीकिंग पे भी काम करता है और एक्यूरेसी पे भी। आपके शब्द सही उच्चारण कर रहा है नहीं कर रहा है, सही लिख पा रहा है नहीं लिख पा रहा है, इस पे भी ये आपका जो बाइलिंगुअल मेथड है वो आपका खरा उतरता है इस पर। ठीक, दूसरा क्या है? इट डज नॉट रिक्वायर एनी टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स का मैंने आपको वही बताया कि जो TLM हो गया, चार्ट हो गया या फिर कोई रियल ऑब्जेक्ट हो गया, ये सारी टीचिंग एड्स के अंदर कहलाते हैं। ठीक, एंड इट इज़ सूटेड टू ऑल काइंड ऑफ स्कूल दैट इज़ रूरल और अर्बन, मतलब गाँव के स्कूल और शहरों के स्कूल। ठीक है, इसके बारे में कह रहा है, क्या कह रहा है? आपका जो ये जो मेथड है ये आपका जो आपके देहात क्षेत्र हैं और आपके जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पे भी इसका प्रयोग हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो टीचिंग एड्स हैं वो ज़्यादा आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे आपके डायरेक्ट मेथड में क्या बताया था, अगर आपको सेब के बारे में पढ़ाना है या आम के बारे में पढ़ाना है तो आपको मार्केट से जाके लेके आना पड़ेगा और उन बच्चों को दिखाना पड़ेगा। अगर आपको उनके गाड़ी के बारे में पढ़ाना है तो आपको गाड़ी का एक छोटा सा सैंपल लेके आना पड़ेगा, जो खिलौने होते हैं उसका बताना पड़ेगा ये गाड़ी है, इसको हम कार कहते हैं अंग्रेजी में। या फिर अगर आपको एरोप्लेन पढ़ाना है तो एरोप्लेन का एक छोटा सा मॉडल आपको लेके आना पड़ेगा और उसको बोलेंगे कि इसको हवाई जहाज नहीं, इसको एरोप्लेन कहते हैं। तो इस तरह की TLM आपको या इस तरह की रियल ऑब्जेक्ट लेके जाने पड़ेंगे जिसमें जो टीचर है उसका बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। ठीक है, वही इसमें कह रहा है कि इसमें खर्चा नहीं होता है। क्योंकि आप इसकी मदर टंग का प्रयोग कर रहे हैं समझाने के लिए, तो वो बच्चा समझ जाता है, तो इसलिए आपका ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। ठीक, इसका एडवांटेज है ये। ठीक है, समझ में आ रहा है? लेस वर्क लोड फॉर टीचर्स एज लेस एम्फेसिस ऑन क्रिएटिंग न्यू सिचुएशन एंड टीचिंग प्रिपरेशन। ठीक, वही थोड़ी देर पहले जो आपको मैंने समझाया सेकंड पॉइंट, उसी को थोड़ा लैंग्वेज में लिख दिया। क्या? जो टीचर्स हैं जब उनको रियल ऑब्जेक्ट नहीं लेके आने पड़ेंगे या फिर एग्जाम्पल नहीं देना पड़ेगा उनको, या फिर उन्हें कोई एक्स्ट्रा चार्ट या एक्स्ट्रा कुछ भी इस तरह की चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी, तो उनके लिए तो फ़ायदा है ना ये। तो वही कह रहा है ये, लेस वर्क लोड फॉर टीचर्स एज एम्फेसिस ऑन क्रिएटिंग न्यू सिचुएशन एंड टीचिंग प्रिपरेशन। ठीक, आपको समझ में आ गया? वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सॉरी, लाइट चली गई थी। लाइट चले जाने पे पूरा सिस्टम जो है वो शट डाउन हो जाता है, उसके लिए सॉरी। देखिए, हम जो आपका पढ़ रहे थे वो मैंने यहाँ तक आपका 2 जो मेथड है आपका वो मैंने आपका क्लियर करा दिया था कि जो इसमें सेकंड आपका जो है ये आपका पॉइंट मैंने क्लियर करा दिया था। फिर भी मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी टीचिंग एड्स एंड इज़ सूटेड टू ऑल काइंड ऑफ स्कूल्स दैट इज़ रूरल एंड अर्बन। ठीक, ये जो आपका जो ग्रामीण और देहाती क्षेत्र है वहाँ पे ये सूटेड होता है, क्योंकि इसमें आपका पैसा, एक तो टीचर का पैसा खर्च नहीं होता, दूसरा टीचिंग एड्स जो होते हैं जो TLM में होते हैं, बाकी सब चीज़ें होती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है बेसिकली, तो इसलिए वो ज़्यादा मतलब काम का रहता है। ये आपकी पहली मेरिट होती है। ठीक, दूसरी मेरिट आपकी, तीसरी मेरिट क्या है? तीसरा एडवांटेज ये है कि लेस वर्कलोड होता है टीचर्स के लिए, एज लेस एम्फेसिस ऑन क्रिएटिंग न्यू सिचुएशंस एंड टीचिंग प्रिपरेशन। ठीक है, अभी देखो क्या कह रहा है,
आपका जो टीचर है उसको जब कोई मतलब रियल ऑब्जेक्ट मार्केट से लेके नहीं आना पड़ेगा तो उसका दिमाग जो है वो कम खर्च होगा, पैसा कम खर्च होगा, उसकी मेहनत कम खर्च होगी। तो इसलिए जो टीचर्स होता है उन पर जो वर्कलोड होता है वो कम होता है, ठीक है। और जो नई तरह की जो क्रिएटिव सोच होती है कि बच्चे को किस तरह से हम रियल ऑब्जेक्ट और प्रयोग कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों से टीचर जो है वो बच जाता है, ठीक है। तो ये इसकी एक मेरिट कह लो कि टीचर को थोड़ी सी राहत रहती है इसमें, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है, इन दिस मेथड देयर इज़ नो नीड ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स और अदर टेक्नोलॉजी। इसमें किसी भी ऑडियो विजुअल एड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑडियो विजुअल एड्स जैसे टीवी, लैपटॉप या आपका डेस्कटॉप, कंप्यूटर, ये सभी आपका ऑडियो विजुअल एड्स के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारी टेक्नोलॉजी इनकी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है इस आपका जो बाइलिंगुअल मेथड है इसको पढ़ाने के लिए, ठीक। तो देयरफॉर दिस मेथड इज़ वेरी यूजफुल फॉर एवरी टीचर। इसलिए ये जो आपका मेथड है ये सभी टीचर्स के लिए मतलब बहुत ज़्यादा यूजफुल रहता है। दिस मेथड इज़ बून फॉर ऑल द इंस्टीट्यूशंस वेयर लिमिटेड फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल। जो आपके ग्रामीण क्षेत्र हैं या फिर ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर पैसे की कमी है और बहुत ज़्यादा वहाँ पर सुख सुविधाएँ या फिर जो मतलब एक जो टीएलएम की चीज़ें होती हैं वहाँ पर नहीं है, तो वहाँ पर ऐसी जो मेथड्स हैं बाइलिंगुअल मेथड वहाँ पे बहुत ज़्यादा कारगर होता है, ठीक। ये आपका एडवांटेज कह लो, आपका चौथा एडवांटेज कहलाता है, ठीक। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझाया। चौथा जो आपको पॉइंट है। आपका पांचवा पॉइंट क्या है, दिस मेथड इज़ लेस कॉस्टली। आपका ये जो मेथड है वो लेस कॉस्टली होता है। क्यों होता है लेस कॉस्टली? सिंपल सी बात है, जब आपको टीचर्स को ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा है, रियल ऑब्जेक्ट खरीदने के लिए टीएलएम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ऑडियो विजुअल एड्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रही, तो इसलिए ये लेस कॉस्टली हो जाता है, ठीक है। इसमें जो मैनेजमेंट है, स्कूल मैनेजमेंट है, उनका पैसा कम खर्च होता है, इसलिए ये एडवांटेज है इसका, ठीक। उम्मीद करता हूँ बहुत डिटेल में मैंने समझाया था, आपको समझ में आ गया होगा। अब ये आपका हिंदी में है, हिंदी में आपका समझ लीजिए। द्विभाषा पद्धति प्रवाह और सटीकता दोनों को बढ़ावा देता है, ठीक। इसके लिए किसी शिक्षण सहायता की आवश्यकता नहीं है, यह किसी भी प्रकार के स्कूलों यानी ग्रामीण और शहरी के लिए उपयुक्त है, ठीक। वही मैंने जो बताया, नई स्थिति बनाने और शिक्षण की तैयारी पर कम जोर देने से शिक्षकों का काम का बोझ कम हो जाता है, ठीक। इस विधि में दृश्य श्रव्य सहायता या अन्य तकनीक की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए यह विधि प्रत्येक शिक्षक के लिए बहुत उपयोगी है। यह विधि उन सभी संस्थानों के लिए वरदान है जहाँ सीमित सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। वही मैंने बताया, ठीक। यह तरीका कम खर्चीला है, ठीक। अब आपको मैंने बता दिया कि आपकी मेरिट, आपका एडवांटेज क्या क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे इसके नुकसान के बारे में, यानी डिसएडवांटेज के बारे में, आपकी डीमेरिट्स के बारे में, ठीक। इस बाइलिंगुअल मेथड के अंतर्गत पहला आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, पहला क्या है, पहला इट कैन नॉट बी अप्लाइड इन मल्टी लिंग्विस्टिक ग्रुप। जैसा मान के चलिए आप दिल्ली में हैं, दिल्ली में क्या है, हरियाणा का बच्चा है, आपका यूपी का बच्चा है, आपका बंगाल का बच्चा है, आपका पंजाब का बच्चा भी पढ़ता है वहाँ पे। तो जब बहुत सारे मल्टीलिंगुअल जो ग्रुप होंगे वहाँ पर ये मेथड जो है कामयाब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मतलब ऑब्वियस सी बात है कि बाइलिंगुअल मेथड का प्रयोग जो है वो आपकी नेटिव लैंग्वेज में प्रयोग करता है डायरेक्ट लैंग्वेज को समझाने के लिए। तो वहाँ पे जो कई सारे जब लैंग्वेज होंगी तो वहाँ पे बाइलिंगुअल मेथड कामयाब नहीं हो पाएगा। ऐसी जगह जो डायरेक्ट मेथड होता है वही कामयाब होता है, ठीक। समझ में आया सभी को? इट रिक्वायर टीचर वेल वर्स्ड इन बोथ लैंग्वेज। वेल वर्स्ड मतलब, वेल मस्ट का मतलब होता है कि जो टीचर है, जो आपका नेटिव लैंग्वेज यानी आपकी मातृभाषा है उसमें भी वो टीचर को अच्छा होना पड़ेगा, और डायरेक्ट लैंग्वेज जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें भी आपको उस टीचर को अच्छा होना पड़ेगा। दोनों लैंग्वेज में उससे पारंगत होना पड़ेगा, तभी वो उस मेथड को अच्छे से पढ़ा पाएगा, जो कि हमें ऐसे टीचर्स बहुत कम मिलते हैं, ठीक है। ये आपका डिसएडवांटेज हो गया इस आपके बाइलिंगुअल मेथड का, ठीक। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, फ्रीक्वेंट कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट विद द मदर लैंग्वेज, ठीक। ये आपका नीचे कर देता हूँ, आपका मदर टंग में कॉज कन्फ्यूजन, ठीक। क्या कह रहा है, फ्रीक्वेंट कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट विद मदर टंग में कॉज कन्फ्यूजन। जो आपका बार बार कंपैरिजन करेंगे जब आपका मदर टंग है उससे और आपको जो डायरेक्ट लैंग्वेज है उससे, तो इससे क्या है, बच्चों में ना कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। बच्चों को जब आप दो लैंग्वेज सिखा रहे हो, एक ही टाइम पे दो लैंग्वेज की सहायता ले रहे हो, तो बच्चों को कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। आपने भी जब पढ़ा होगा तो जब आप इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करते होंगे तो आपको भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता होगा कई सारी चीज़ों में, तो वही इसका एक डिसएडवांटेज है, ठीक। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, चौथा पॉइंट कह रहा है बाइलिंगुअल मेथड में टर्न इनटू ट्रांसलेशन मेथड इफ़ द टीचर इज़ नॉट ट्रेंड। क्या कह रहा है, आपका ये जो ट्रांसलेशन मेथड है, इफ़ द टीचर इज़ नॉट ट्रेंड, वो आपका ट्रांसलेशन मेथड में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपका टीचर अच्छे से मतलब ट्रेन नहीं है तो वो आपका मातृभाषा में भी पढ़ाएगा, तो वो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के अंदर ही आ जाएगा, ठीक। तो फिर इसका मेथड का कोई यूज़ रह नहीं जाएगा, ठीक है। ये आपकी डिमेरिट हो गई। पांचवा पॉइंट क्या कर रहा है, दिस मेथड
डाइवर्स द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट। ऑब्वियस ही बात है, जब आपका नेटिव लैंग्वेज में पढ़ाएंगे तो कभी आप मातृभाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो बच्चों का अटेंशन मातृभाषा की तरफ पहले से ज़्यादा होता है, तो इसमें वो भटक जाएंगे बच्चे। इसलिए वो जो लैंग्वेज आप जो टारगेट कर रहे हैं सिखाने की, वो मतलब अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। ये आपका डिसएडवांटेज हो गया 5वें पॉइंट का। ठीक है, छठा क्या कह रहा है, इट इज़ यूज्ड इन द अर्लियर स्टेज ऑफ लर्निंग लैंग्वेज। दूसरा ये है कि आप जब बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो शुरू की जो स्टेज है एक लैंग्वेज को समझाने के लिए, ये उसी के लिए कारगर है। आगे फ्यूचर में आपको जब स्पीकिंग करनी होगी, लिखना होगा, या फिर आपको और कोई चीज़ करनी होगी, उस काम के लिए ये मेथड नहीं बना है। ठीक है, बेसिकली छठा पॉइंट ये कह रहा है कि ये शुरुआत के जो स्टेजेस हैं, आपको जो शब्द समझाने हैं, जैसे आपको बॉल हो गया या फिर कोई भी अदर हो गया, सब्जियों के बारे में समझाना है या किसी और चीज़ के बारे में समझाना है, तो स्टार्टिंग में आपका एक कारगर है। लेकिन जब आप इसको पैराग्राफ लिखेंगे, आप एक मतलब नोवेल लिखने बैठेंगे, जब आप हायर स्टडीज़ में जाएंगे, हायर क्लासेस में जाएंगे, वहाँ पर ये मेथड जो है एप्लीकेबल नहीं है। आप क्लास 9, 10, 11, 12 वाले बच्चों के लिए इस मेथड से नहीं पढ़ा सकते हैं, वो ये कहना चाह रहा है। छोटे बच्चों के लिए तो आप पढ़ा सकते हैं। ठीक, ये इसका नुकसान है। वही हिंदी में मैंने आपको बताया, हिंदी में आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर चलो मैं पढ़ा देता हूँ एक बार। इसे बहुभाषीय समूह में लागू नहीं किया जा सकता, पहला पॉइंट। इसके लिए दोनों भाषाओं में पारंगत शिक्षक की आवश्यकता है। ठीक, वही जो मैंने बताया, मातृभाषा के साथ साथ बार बार तुलना और विरोधाभास भ्रम पैदा कर सकता है। ठीक, यदि शिक्षक प्रशिक्षित नहीं है तो द्विभाषी पद्धति अनुवाद पद्धति में बदल सकती है। ठीक, अनुवाद पद्धति में बदल सकती है। ठीक, यह विधि छात्रों का ध्यान भटका सकती है। ठीक, सही बात है। इसका उपयोग केवल भाषा सीखने के शुरुआती चरण में किया जा सकता है। ठीक, मैंने आपको बताया, आपको सारे पॉइंट मैंने जो इंग्लिश में थे वो आपको मैंने डिटेल में समझा दिए हैं। अगर फिर भी किसी का कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ही है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में आइए और दिल खोल के मुझे बताइए, मैं इम्प्रूव करूँगा। और इस चीज़ की मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ कि आप पूरा यूट्यूब छान लीजिएगा। इतनी मेहनत आपको पढ़ाने के लिए DLED में अगर कोई कर रहा है, वो क्रांति ही है। ठीक, आप पूरी यूट्यूब में देख लीजिएगा। इससे अच्छी इंग्लिश अगर कोई पढ़ा रहा है तो कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताइएगा। ठीक है, कोई कमी है तो बताइए, मैं इम्प्रूव करूँगा उसको। ठीक, ये हमारा चैनल है, कृपया करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे बस एज अ स्टूडेंट हम यही डिमांड करते हैं, हमें एज अ मोटिवेशन बस आपसे यही चाहिए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को बताएं कि विजडम DLED क्लासेस आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा है। ठीक, अगेन ये हमारा टेलीग्राम चैनल है विजडम DLED क्लासेस। टेलीग्राम की नीचे लिंक दे रखी है, व्हाट्सएप चैनल की भी लिंक दे रखी है, वहाँ पे ज्वाइन होइए। ये जो PDF है आपको वहीं पे मिलेगी। ठीक, और ये आप सब्सक्राइब करिए, ये बेल आइकन है, इसको दबा लीजिए जिससे वीडियो आपको आए तो सबसे पहले आपको पता चले। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको लेक्चर पसंद आया होगा और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।